बॉन्डिंग का डिफिनेशन, बॉन्डिंग का कंसेप्ट एज वेल एज टाइप ऑफ बॉन्डिंग बताया था। हमने बताया था कि बॉन्डिंग जो है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का होता है, और प्राइमरी बॉन्डिंग में हमने 4 डिवीजन किया था, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल बॉन्डिंग, और फिर सेकेंडरी बॉन्डिंग में हमने 3 डिवीजन किया था, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम लोग जो सबसे बेसिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग का स्टडी हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात हम बता दें कि अभी हम आपको एकदम बेसिक 9th-10th लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसा पॉइंट होगा जो कि हम 11th स्टैंडर्ड पे ले आके बताएंगे। तो हम लोग अभी आज के क्लास में 2 तरह के बॉन्डिंग को डील करने जा रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत हद तक 9th-10th कर लेगा। देखिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2 डिसिमिलर एलिमेंट के बीच में, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, या एक से ज्यादा भी नॉन मेटल हो सकता है। 2 डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिसिमिलर एलिमेंट्स। 2 डिसिमिलर एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम लिख देते हैं डिसिमिलर का मतलब है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो होता है आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू जो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, जबकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है। तो इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज किया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो केटायन बनेगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनायन बनाएगा। ठीक है, अब मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, whereas non-metals have tendency to accept electrons. Non-metals have tendency to accept electrons. Non-metal को टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, मेटल को टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का। In this way, metal form cations, whereas non-metals form anion. In this way, metals form cation and non-metals form anion. ठीक है, the electrostatic attractive force between cation and anion, is the cause of ionic bonding. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा केटायन और एनायन के बीच का, वही जो होगा कारण होगा आयनिक बॉन्डिंग का। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि एक जो होगा मेटल होगा, दूसरा जो होगा नॉन मेटल होगा।
एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक अलग इश्यू है कि एक से ज्यादा होगा, लेकिन बेसिकली हम लोग एक मेटल एक नॉन मेटल लेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके कैटायन बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन बनाएगा। कैटायन और एनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जो कि कारण होगा आयनिक बॉन्डिंग का बिटवीन देम। जैसे कि अगर हम कुछ फॉर्मेशन की बात करें, कुछ फॉर्मेशन हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl की बात करते हैं अगर हम, तो Na क्या है, एक मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1 है, ठीक है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब यहां पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ऑक्टेट रूल को अगर आप गौर करोगे तो ऑक्टेट रूल के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये लूज करेगा और इसको देगा, ठीक है। तो इसके कारण से आपको बन जाएगा Na+, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, और ये बन जाएगा Cl- बिकॉज इलेक्ट्रॉन लिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये जो हमारे पास जो Na+ बन रहा है और हमारे पास जो Cl- बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन Na+ एंड Cl- आयन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्डिंग यही है, आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन Na+ एंड Cl- आयन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा कैटायन और एनायन के बीच का, माइनस और प्लस के बीच का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। तो एक्चुअल में इसी तरह से जो है आयनिक बॉन्ड का, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इस तरह से क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि कुछ और अगर हम एग्जांपल लिखें, अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ कुछ और कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के, तो देखोगे फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 की बात करते हैं अगर हम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसको 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस और इसको 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन एटम को बारी बारी से 2 क्लोरीन एटम को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया, इस क्लोरीन एटम को दिया, इसके वैलेंस शेल में दिया 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में दिया। तो आप देख सकते हो कि इससे आपको बन जाएगा Mg2+, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, और यहां पर आपको बन जाएगा 2Cl-, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से Mg2+ और Cl- के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, आपका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बन जाएगा आपके पास Mg2+, और ये बन जाएगा 2Cl-, ये दोनों कंबाइन करके क्या करेगा, बना लेगा MgCl2। दिस इज द कंपाउंड बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, और कंपाउंड का कारण फिर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। ये जो कैटायन आयन के बीच का जो आयनिक बॉन्ड है वही रिस्पॉन्सिबल होगा कंपाउंड के फॉर्मेशन का। तो आप जैसा देख रहे होगे कि मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन गेन करके भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, और इस तरह से क्या है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन कैटायन एंड एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन व्हिच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो यही जो है आयनिक बॉन्डिंग का एग्जांपल हुआ, आयनिक बॉन्डिंग का टाइप हुआ। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जांपल लिखा जिससे कि आपको जो ओल्ड कंसेप्ट है आयनिक बॉन्डिंग का वो समझ में आ रहा हो। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग की बात करें, देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की अगर हम बात करें, और इसको अगर हम एनर्जी चेंज के रूप में दिखाएं, डेल्टा E वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस है। देखिएगा यहां पर डेल्टा E को इधर है, डेल्टा E है इधर, और ये R है, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। शुरुआत में जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से बहुत दूरी पे था, शुरुआत में जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे में बहुत दूरी पे था, उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जब वो नजदीक आना शुरू हुआ, जब वो नजदीक आना शुरू हुआ, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन आपस में नजदीक आना शुरू हुआ तो उसका एनर्जी घटना शुरू होगा। उसका जब दोनों आपस में बॉन्डिंग के लिए नजदीक आएगा तो उसका एनर्जी घटना शुरू होगा। एक ऐसा इंस्टेंट होगा, यहां पर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से बहुत दूरी पे है, इस तरह से लिखने का मतलब होता है बहुत ज्यादा दूरी पे है। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इस इंस्टेंट पर देखोगे जैसे ही सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस बनेगा, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और एकाएक बढ़ने के कारण क्या होगा, बहुत तेजी से यहां से घटना शुरू होगा। आप देख सकते हो कि वहां तक हमने धीरे धीरे घटाया है, और उसके बाद क्या हो गया है, बहुत तेजी से एनर्जी घटेगा, और एनर्जी घट करके एक जगह जाकर के मिनिमम हो जाएगा। एनर्जी घट करके जाकर के एक जगह मिनिमम हो जाएगा। एनर्जी घट करके मिनिमम इसलिए होगा बिकॉज वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच का, Na प्लस और Cl माइनस के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद जब आप मान लो यहां पर Na प्लस Cl माइनस मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स कर रहा है, जब उसके और नजदीक लाना चाहोगे Na प्लस Cl माइनस को, तो Na प्लस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अगर हम Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, Na प्लस को अगर लिखें तो इलेक्ट्रॉन है 2, और इसमें जो है बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन माइनस के भी इसी तरह से सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक खास डिस्टेंस तक तो ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर उससे आप और नजदीक लाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन इस सब का है वो सब आपस में रिपल्सन शुरू कर देगा। अट्रैक्टिव फोर्स की जगह क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएगा बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स, और रिपल्सिव फोर्स जब एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, और जैसे जैसे और नजदीक लाओगे और डिस्टेंस कम करोगे Na प्लस और Cl माइनस के बीच का, एनर्जी जो होगा और आपका बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिससे अगर आप कम डिस्टेंस रखते हो, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच का, Na प्लस और Cl माइनस के बीच का एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिससे कि अगर आप कम एनर्जी करते हो तो आप देखोगे कि एनर्जी क्या हो गया है, पॉजिटिव में चला गया है, डेल्टा E पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, ये जो है मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार फॉर्मेशन ऑफ NaCl का एनर्जी डायग्राम है। पॉइंट समझ में आया? जब हम सोडियम और क्लोरीन को नजदीक ला रहे हैं तो धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम।
क्लोरीन का न्यूक्लियस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, सोडियम का एटम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसके कारण से अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, एनर्जी घटेगा। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन माइनस बना लेगा, क्लोरीन जो है क्लोरीन माइनस बना लेगा। यहां पर एक आई जो होगा अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा इसके बाद बढ़ना शुरू होगा, इसमें तेजी से घटना शुरू होगा। एक जगह जाकर के अट्रैक्टिव फोर्स Na+ और Cl- के बीच का मिनिमम होगा। इसी मिनिमम जहां पर मिनिमम होगा एनर्जी डेल्टा E ऑफ Na+, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ। इसी को हम लोग कहेंगे, इसी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ। इसी डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ। और इस डिस्टेंस को समझ ना, यही जो है जहां पर एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है, वहीं पे क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन comes close together to form NaCl, ठीक है, there is a distance at which energy change या energy of NaCl becomes minimum. Energy of NaCl becomes minimum when sodium and chlorine comes close together to form NaCl. There is a distance at which energy of NaCl becomes minimum. यहां पर जो होगा energy of NaCl minimum हो जाएगा। This represents the compound NaCl. This represents the compound NaCl. इसी जगह पे कंपाउंड NaCl जो होगा स्टेबल होगा सबसे ज्यादा और इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। The distance between Na+ and Cl- ion at this point is called bond length of NaCl. इसी को आप क्या कहोगे, NaCl बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कहोगे, जहां पर Na+ और Cl- आयन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। अब गौर करोगे आप कि ये जो होगा बॉन्ड एनर्जी होगा। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, Na+ और Cl- को एक दूसरे से सेपरेट करने में जो एनर्जी लग रहा होगा, सेपरेट करके सोडियम और क्लोरीन बनाने में जो एनर्जी लग रहा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो ये साफ दिख रहा होगा कि बॉन्ड लेंथ आपका ये होगा, वह डिस्टेंस जहां पर सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस का एनर्जी मिनिमम हो, उसी को हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ। और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक NaCl into isolated sodium and chlorine atom is called bond energy, जो कि आपको इस ग्राफ में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर लिख देते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक Na+ and Cl- bond to form isolated sodium and chlorine atom is called bond energy of NaCl. इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ये जो है बॉन्ड एनर्जी है। अगर आप इसमें इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो तो Na सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो है बॉन्ड एनर्जी है सोडियम और क्लोरीन के बीच का। और जो ये है जो मिनिमम डिस्टेंस, जहां जिस डिस्टेंस पे मिनिमम हो रहा है एनर्जी, जिस डिस्टेंस पे एनर्जी ऑफ सोडियम एंड Cl- Na+ एंड Cl- मिनिमम हो रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे बॉन्ड लेंथ।
ठीक है। अब देखिए एक और चीज है जो इस ग्राफ में जरूरी है, जो हम लोग जान लेंगे। आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा रीजन है इस ग्राफ में जहां पर आपका जो डेल्टा ई है वो निगेटिव है, डेल्टा ई नेगेटिव है। तो द रीजन एट विच डेल्टा ई जो है लेस देन जीरो, द रीजन एट विच डेल्टा ई जो है लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, इज कॉल्ड बाउंड रीजन। एंड इन दिस रीजन अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तभी तो एनर्जी घट रहा है, तभी तो आप एनर्जी क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। एनर्जी घटने का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं एनर्जी, फोर्स और स्टेबिलिटी का रिलेशन। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा मतलब एनर्जी घटा, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरा द रीजन एट विच डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ई आप देख सकते हो ग्रेटर देन जीरो, क्या ये रीजन यहां पर देख सकते हो डेल्टा ई क्या हो गया, ऊपर चला गया है। तो जहां पर डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो होगा इज कॉल्ड अनबाउंड रीजन। एंड इन दिस रीजन क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। और इस रीजन में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। ठीक है, जैसा कि आप आसानी से समझ सकते हो कि जो बाउंड रीजन होगा वो बॉन्डिंग को फेवर करेगा और जो अनबाउंड रीजन होगा वो बॉन्डिंग को डिसफेवर करेगा। बिकॉज अनबाउंड रीजन का मतलब है डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा ई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि आप बॉन्डिंग को फेवर नहीं करा रहे हो, रिपल्सिव फोर्स वहां पे ज्यादा है। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कम होगा। और जब स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ही कम होगा तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग तभी होता है जब स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या हो, ज्यादा हो। तो बाउंड रीजन में क्या होगा, बॉन्डिंग फेवरेबल होगा, जबकि अनबाउंड रीजन में बॉन्डिंग क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। ठीक है, बाउंड रीजन फेवर बॉन्डिंग, whereas unbound region डिसफेवर बॉन्डिंग, जबकि अनबाउंड रीजन जो होगा डिसफेवर करेगा बॉन्डिंग को। ठीक है, तो बाउंड रीजन वह रीजन है जहां पर डेल्टा ई लेस देन जीरो, मतलब इसके बाद का सारा रीजन क्या कहलाएगा, बाउंड रीजन कहलाएगा। इससे इधर सारा रीजन बाउंड रीजन कहलाएगा, बिकॉज वहां पर डेल्टा ई नेगेटिव है, कर्व जो है नीचे की तरफ है, डेल्टा ई नीचे की तरफ है, जीरो यहां पर है, तो जीरो से नीचे है, तो इसलिए क्या होगा, ये बाउंड रीजन कहलाएगा इधर। और ये जो छोटा सा रीजन है, जब Na+ और Cl- को हम एक दूसरे से बहुत क्लोज ला देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे अनबाउंड रीजन। ठीक है, और वहां पे बॉन्डिंग डिसफेवर होगा। अब देखिए, ये मॉडर्न कंसेप्ट था एनर्जी, स्टेबिलिटी, फोर्स के आधार पर। ठीक है, ये मॉडर्न कंसेप्ट था। हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट को कोवलेंट बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, बिकॉज कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए हम लोग एकदम सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, जिसमें कि ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसको और अच्छे से आप समझ पाओगे। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होता है। हर आयनिक कंपाउंड में कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर नेचर का है, सेम तरीके का है। तो हम लोग जनरलाइजेशन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड का, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड का। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है आयनिक कंपाउंड का
कि आयनिक कंपाउंड एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कि केटायन और एनायन रेगुलर ऑर्डर में 3D में अरेंज होता है। इसी तरह के अरेंजमेंट को क्रिस्टल कहा जाता है जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस पाया जाए। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड इन आयनिक कंपाउंड्स cations and anions are arranged in regular order in three dimension. Such arrangements of constituent spaces is called crystal. ठीक है, तो इसलिए आयनिक सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसलिए सो आयनिक सॉलिड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, बिकॉज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ केटायन एनायन प्रेजेंट होता है इन कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब आयनिक सॉलिड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, आयनिक सॉलिड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू a strong electrostatic force, due to a strong electrostatic force between cation and anion, केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आयनिक सॉलिड जो होता है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि सॉलिड फॉर्म में ये पुअर कंडक्टर है, जब इसको मोल्टेन स्टेट में लेके जाओगे आप तो आपको फ्री आयंस मिल जाएगा, और फ्री आयंस मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर होगा एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो गौर कीजिएगा कि आयनिक सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्री आयन। आयन है इसके पास लेकिन फ्री आयंस नहीं है, इसके कारण से पुअर कंडक्टर होगा। लेकिन अगर वही सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर दें या फिर वाटर में डाल दें तो फ्री आयंस जनरेट हो जाता है, जिसके कारण से आयनिक कंपाउंड क्या होगा, कंडक्टर हो जाएगा। तो इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर due to poor conductor of electricity due to absence of free ion, but ionic solids are poor conductor of electricity but solid state में, but in molten state and in aqueous solution where free ions are easily present, easily available, ionic compounds are good conductor. आयनिक कंपाउंड्स क्या होगा, मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में जहां पे आयंस इजीली अवेलेबल होगा आपके पास, फ्री आयंस इजीली अवेलेबल होगा आपके पास, आयनिक कंपाउंड क्या होगा, बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो है आयनिक कंपाउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। और देखिएगा आयनिक कंपाउंड जो होता है ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को ब्रेक करोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जैसे कि ग्लास
ग्लास पे अगर आप हीट करोगे तो ग्लास एकदम टूट जाएगा, उसी नेचर को हम लोग ब्रिटल नेचर कहते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि आयनिक सॉलिड जनरली पोलर नेचर का है, मतलब आयनिक सॉलिड पोलर नेचर का है, और इसलिए जनरली क्या होगा, ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व करेगा। आयनिक सॉलिड्स जनरली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। हालांकि एक्सेप्शंस बहुत सारा है, एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट, एक्सेप्शंस प्रेजेंट होगा लाइक AgCl, BaSO4, ये सब जो एक्सेप्शंस है कुछ, ठीक है, जो कि क्या होगा CaCO3 आयनिक होने के बावजूद भी क्या होगा, ये सब इनसोल्युबल होता है। सोलबिलिटी को मेनली हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी से, ना कि पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ हद तक पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन डिटेल में इसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स से पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में बताएंगे आपको हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी, तो वहां बताया जाएगा। तो ये सब जो है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड का हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिस्ट किया। आयनिक कंपाउंड का हमने ओल्ड कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है उसको डील किया, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड आप लोग यही 9th-10th लेवल में पढ़े होंगे, यही सब प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया होगा। अब हम लोग कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग, देखिए आयनिक बॉन्डिंग होता है दो अलग अलग तरह के एटम, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग होता है दो सिमिलर एटम, और सिमिलर एटम में दो नॉन मेटल के बीच में, दो मेटल के बीच में नहीं, दो मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होगा। तो आयनिक बॉन्डिंग जो है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों जो एलिमेंट होगा, दोनों जो नॉन मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। बिकॉज देखिए दोनों को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, एक को अगर देने का रहता, एक को लेने का रहता, तो एक देता एक लेता, जो आयनिक बॉन्ड में हो रहा था। लेकिन यहां पर जो है दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होना है, और दोनों नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होगा, और इसलिए दोनों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स। Covalent bonding occurs between two nonmetals due to sharing of electron. Due to sharing of electrons. Covalent bonding जो होगा दो नॉनमेटल्स के बीच में होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो नॉनमेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसके कारण से कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेगा, दोनों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा दोनों दूसरे के लिए। इसको भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों को ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड बन गया। अगर आप बात करें फॉर्मेशन ऑफ CH4 का, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, चार तरफ क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस तरह से हाइड्रोजन का डुएट पूरा हुआ, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, और बॉन्डिंग हो गया। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ
वाटर की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में करोगे आप क्या कि आपके पास है ऑक्सीजन जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन जिसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दोनों जब कंपाउंड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग ऑड कंसेप्ट से बहुत आसानी से लिख दे रहे हैं कि किस तरह से जो है एलिमेंट शेयर करके, एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट और डुएट पूरा कर रहा है। हाइड्रोजन के लिए आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन के लिए डुएट रूल फॉलो किया जाता है बिकॉज हाइड्रोजन के बगल में जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसलिए हाइड्रोजन जो है अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा जबकि बाकी अदर एलिमेंट जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात करें तो O2 अगर आप देखोगे तो क्या होगा, दिस वन, हम शेयर यहीं पे कर लेते हैं तो आप देखोगे कि दोनों जब शेयर करेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ इसको और इसको भी ऑक्टेट पूरा हुआ। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ N2 की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ N2 की बात करें तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और शेयर करके 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है, 2 3 5 3 8 और इस तरह से इसको भी क्या होगा 8 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है और इस तरह से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक बात गौर कीजिएगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम में काउंट होगा जबकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हो, जो शेयर नहीं करवा रहे हो बॉन्डिंग में, वो जो होगा सिंपली एक एटम के साथ काउंट होगा। जैसे कि अगर हम इस नाइट्रोजन के पास बात करें इलेक्ट्रॉन का तो 2 और 3 और 3 6 8, इस नाइट्रोजन के पास बात करें तो 2 3 और 3 6 8, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ काउंट होगा जबकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग नहीं ले रहा है, वो सिर्फ एक एलिमेंट पे काउंट होगा जिस एलिमेंट का वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कैसे हम लोग ऑड कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग से कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन शेयर के थ्रू क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए तो ऑल्ड कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट कोवलेंट बॉन्डिंग अकर, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रहा होगा अकर ड्यू टू डिक्रीमेंट इन एनर्जी, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन एनर्जी, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन एनर्जी व्हेन एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्डिंग, एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग इसलिए होगा क्योंकि एनर्जी डिक्रीज कर रहा होगा जब एलिमेंट्स क्या कर रहा होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। जैसे कि देखो टू इलस्ट्रेट, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू इलस्ट्रेट डिक्रीमेंट इन एनर्जी या डिक्रीमेंट की जगह हम लिखते हैं चेंज इन एनर्जी in covalent compound formation, covalent compound formation, consider the formation of H2, formation of simplest covalent molecule H2, जो सबसे सिंपलेस्ट कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन।
अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें, देखिए हम इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं। एक हाइड्रोजन है आपके पास H2 है, H2 में क्या होगा, H होगा और H होगा। अगर आप यहां पे गौर करोगे तो H के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यही तो होता है हाइड्रोजन में। और यहां भी क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें जो एग्जिस्टिंग फोर्स है, द एग्जिस्टिंग फोर्स in H2 molecule will be, पहला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स। और तीसरा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। ये तीन फोर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहा होगा। एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स तो यहां भी होगा विद इन एटम, और दूसरा न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स होगा इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स। तो आपको तीन तरह का फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। जब ये तीनों फोर्स इस तरह से होगा, इस तरह से इन तीनों फोर्स का सिचुएशन होगा कि एनर्जी जो किसी इंस्टेंट पे मिनिमम, तब जो होगा H2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं कि जब when two hydrogen atoms come close together to form H2, then delta E changes as follows. Delta E changes as follows. Delta E occur as follows. Delta E तो हम लिख दें, डेल्टा E का मतलब चेंज एनर्जी हुआ, occur as follows. आप क्या करोगे, डेल्टा E को प्लॉट करो R के वर्सेस। इधर डेल्टा E लिखा हमने, इधर हमने R लिखा, इसके अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि पहले एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा, एनर्जी घट करके एक जगह मिनिमम होगा, एनर्जी घट करके एक जगह क्या होगा, मिनिमम होगा। और एनर्जी घट करके जब एक जगह मिनिमम होगा, एनर्जी घट करके एक जगह मिनिमम होगा, और इस मिनिमम जगह पर जहां पर एनर्जी मिनिमम हो रहा होगा, यही जो है आपका क्या होगा, जिस डिस्टेंस पे एनर्जी मिनिमम हो रहा होगा वही जो है बॉन्ड लेंथ है आपका, यही जो है बॉन्ड एनर्जी है आपका, जैसा कि हम लोग आयनिक कंपाउंड में कर चुके हैं, ठीक है। ये जो है आपका बाउंड रीजन है जहां पर डेल्टा E लेस देन 0 है, ठीक है। डेल्टा E लेस देन 0 है, वो बाउंड रीजन है, बाउंड रीजन है। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स वो ज्यादा होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, और प्लस न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। और जहां पर ये रीजन, ठीक है, हम इसको अगर हम लिस्ट कर दें ए बी सी, तो BC में अगर हम बात करें AB का, जैसा कि देख रहा होगा AB में जो है डेल्टा E ग्रेटर देन 0 है, इसको हम लोग कहते हैं अनबाउंड रीजन। और अनबाउंड रीजन में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो लेस देन हो जाएगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स और प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। तो अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि जब दो हाइड्रोजन एटम को आप एक दूसरे के नजदीक लाओगे
तो पहले क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना शुरू होगा। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते 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 एक जगह क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, वहां पर एनर्जी मिनिमम होगा और वहीं पे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप और नजदीक लाओगे तो होगा क्या कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा और एक ऐसा समय आएगा कि बी से अगर आप कम डिस्टेंस करते हो तो एक ऐसा समय आएगा कि रिपल्सिव फोर्स ही डोमिनेट करने लगेगा, रिपल्सिव फोर्स ही ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, और उसको हम लोग कहते हैं अनबाउंड रीजन। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट यही है कि बाउंड रीजन में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, अनबाउंड रीजन में मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर नोटेशन देने का कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं। ठीक है, तो बाउंड रीजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, अनबाउंड रीजन में न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो यही जो है स्कीमेटिक है ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब दो एलिमेंट, दो नॉन मेटल्स आपस में कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन का प्रोसेस कर रहा होगा। एक चीज गौर कीजिएगा यहां पर कि जो हमने आयनिक बॉन्ड बनाया था उसमें एनर्जी डिक्रीमेंट हमने ज्यादा से किया था, बिकॉज कैटायन एंड आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मतलब एनर्जी कम, तो उसमें हमने ज्यादा साफ बनाया था, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा नीचे से कराया था। तो ये सिंपल सा कारण यही है कि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो यही जो है आपका बॉन्डिंग का कंसेप्ट हो गया कोवलेंट कंपाउंड के लिए। कोवलेंट कंपाउंड के लिए बॉन्डिंग इसी तरह से आप समझोगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने ऑल्ट कंसेप्ट, जिसके अनुसार से ऑक्टेट रूल में हमने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके दिखाया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, और दूसरा हमने मॉडर्न कंसेप्ट दिखाया कि किस तरह से जब एलिमेंट्स नजदीक आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, और एक जगह जहां अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो गया है, एनर्जी मिनिमम हो गया है, वहीं पे कंपाउंड फॉर्मेशन, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हो जा रहा है। उससे फर्दर नजदीक लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ना शुरू होगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ते बढ़ते एक जगह जाकर के ऐसा होगा कि रिपल्सिव फोर्स ही ज्यादा हो जाए कंपेयर टू दैट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, और उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबाउंड रीजन। ठीक है, तो हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ाया, आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक बताया, हमने कोवलेंट कंपाउंड बताया। सवाल है कि कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो एक पॉइंट आप याद रखो कि कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक बहुत डाइवर्स नेचर का होता है। हम लोग कोवलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड बहुत हार्ड होगा, डायमंड ले लो, कोरंडम ले लो, और कुछ कोवलेंट कंपाउंड जैसे ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होगा, कुछ सॉलिड होगा, कुछ CH4 है, H2 है, कुछ गैस है, कुछ लिक्विड है, कुछ कंडक्टर होगा, ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड नॉन कंडक्टर है। तो पॉइंट ये है कि कोवलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है, जिसके कारण से हम लोग कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज का जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट में करके हम इस बात को लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स are too diverse to have any generalization, ठीक है, तो इसलिए we will study covalent compound bonding in more details। ठीक है, प्रॉपर्टी इसका इतना ज्यादा डाइवर्स होता है कि उसका कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। हम लोग आयनिक कंपाउंड के जनरलाइजेशन कर दिए थे, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड का जनरलाइजेशन करना मुश्किल है, बिकॉज बहुत डाइवर्स नेचर का होता है।
और इस डाइवर्स नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के लिए बहुत अलग अलग तरह का कंसेप्ट, अलग अलग तरह का थ्योरी दिया जाता है, जो हम लोग बाद में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बेसिकली आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मॉडर्न कंसेप्ट और ओल्ड कंसेप्ट से कैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड को समझेंगे, और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, मॉडर्न कंसेप्ट और ओल्ड कंसेप्ट से कैसे हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग को समझेंगे, ये हमने पढ़ा है। ठीक है,